साल था 1963। हरियाणा के पानीपत जिले में एक बालक का जन्म हुआ। परिवार बहुत साधारण था। पिता परचून की दुकान चलाते थे। बच्चों को परवरिश के नाम पर देने के लिए माता पिता के पास कुछ था नहीं, तो बच्चों को माँ बाप से सिर्फ आज़ादी मिली। आज़ादी ऐसी कि उस बालक ने अपने दम पर सरकारी स्कूल से पढ़ाई की और IIT दिल्ली की परीक्षा पास की। इसके बाद उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बिना किसी कोचिंग के UPSC की परीक्षा भी पास की। बाद में वो बालक IPS बना। IPS बनने के बाद जब उसका परिवार बना तो घर में 2 बेटियों ने जन्म लिया। जो विरासत में मिली आज़ादी थी, वो आज़ादी उसने अपनी बेटियों को सौंपा और कहा कि सिर्फ पंख ही नहीं, आज़ादी दी परवाज भरने की, परी अब जा कुलाचे से जमाना नाप आ। आज वो परी, आज वो बेटी अपनी छलांग से पूरी दुनिया को नाप आई है। पहले भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन खेला और उसके बाद आज उसने UPSC की परीक्षा पास की है। स्वागत कीजिए कुहू गर्ग का। तो कुहू से सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। कुहू, पहले बैडमिंटन खेला देश के लिए, ये जर्नी कैसे शुरू होती है? पहले आपके हाथ में रैकेट होता है, बैडमिंटन खेलते हैं, बाद में अब आप IPS बनने जा रहे हैं। मेरे बचपन से माँ बाप और घर पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस था कि स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन साथ में लेके चलना है। दोनों का ही हम लोगों ने अपने होलिस्टिक डेवलपमेंट में पेरेंट्स इसकी बहुत इंपॉर्टेंट समझते थे, तो उन्होंने बहुत बचपन से इनकरेज करा, सारे ही स्पोर्ट्स में इनकरेज करा था। टेनिस भी खेलती थी, स्विमिंग भी करती थी, हॉर्स राइडिंग भी करती थी, एंड इसी तरह बैडमिंटन भी शुरू करा। और बैडमिंटन में मेरी परफॉर्मेंस अच्छी आने लग गई थी बहुत कम समय में, तो समहाउ इससे मैं स्टिक करी। एंड जब शुरू किया था तो ये सोच के नहीं करा था कि हाँ मैं किसी दिन वर्ल्ड रैंकिंग 34 तक पहुंचूंगी या वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलूंगी, बट आई थिंक जो मेरा सफ़र था वो मुझे वहाँ तक लेके गया। फिर पिता क्योंकि आपके IPS हैं, उत्तराखंड से वहाँ के DGP रहे हैं, अब रिटायर हो चुके हैं। लोग कहते हैं कि जज का बेटा जज बन जाता है, IPS का बेटा IPS बन जाता है, बहुत आसान राह होती है। लेकिन ये उन लोगों को, क्योंकि आपके पिता से जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि बहुत ताने मिलते थे कि आपने पढ़ाई लिखाई छोड़कर बच्चे को खेल में डाल दिया, तो उसका कैसे जवाब परिवार वाले देते थे? आई थिंक पेरेंट्स ने बस बचपन से जो भी मैंने करना चाहा है उसके लिए फुल सपोर्ट करा है। एजुकेशन तो घर में इम्पॉर्टेंट हमेशा से थी, इवन खेलने के लिए ये था कि अच्छा मिनिमम क्लास में तुम्हें इतना तो स्कोर करना है और फिर तुम खेल सकते हो। बट जब उन्होंने ये देखा कि मैं खुद से बहुत मोटिवेटेड थी, रोज़ सुबह 5 बजे बिना और किसी के मुझे उठाए मैं खुद ट्रेनिंग करने जाती थी। जब मैं बैडमिंटन खेलती थी स्कूल डेज़ में, तो ऑब्वियसली क्योंकि इतना पढ़ाई स्कूल प्लस बैडमिंटन था, तो मैंने बाकी सारी चीज़ें अपने आप ही अपनी सब साइडलाइन करके सब छोड़ दिया था। तो इस डेडिकेशन को देखते हुए आई थिंक मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी मूव हुए थे, तो उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज करा, मुझे पूरा सपोर्ट करा कि तुम्हें जितना खेलना है तुम खेलो। साथ में परफॉर्मेंस भी लकीली बहुत अच्छी आ रही थी और भगवान की बहुत इसमें आई थिंक मेरा साथ था। मैं अच्छा परफॉर्म कर रही थी, इंडियन जूनियर टीम में आ गई थी। तो इस समय मेरे पेरेंट्स ही सबसे बड़ा मेरा सपोर्ट बने कि एक ये जो कॉल लेना था कि हाँ अब हम बैडमिंटन को डेडिकेट करेंगे, तो उन्होंने उसमें मुझे बहुत हेल्प करी कि हाँ ठीक है, लेट्स गो फॉर इट। IPS बनने के लिए अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ है, हालांकि कहा जा रहा है कि आपको जो रैंक है वो IPS की मिलेगी। इसको लेकर तैयारी कब शुरू हुई थी? क्योंकि ये कहा जाता है कि आपको चोट लगी, उसके बाद आपने ये फैसला लिया था। मतलब पापा को देख के हमेशा बहुत एक मोटिवेशन होता था कि किस तरह से एज अ सिविल सर्वेंट वो आई थिंक सोसाइटी को इतना कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, इतना अपने देश के लिए काम कर पाते हैं। उनको और उनके और भी कोलीग्स को देख के लगता था, तो आई थिंक हमेशा से इस जॉब के लिए बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन थी। तो लॉकडाउन में जब एक घर वापस आई थी, एक बैडमिंटन से एक ब्रेक शुरू हुआ था उस समय, एंड अनफॉर्चुनेटली मेरा पहला टूर्नामेंट आफ्टर लॉकडाउन, उसमें आई एंडेड अप ट्विस्टिंग माई नी, तो उसमें लिगामेंट टेयर हुआ था। ACL की सर्जरी की मुझे फिर ज़रूरत थी, तो सर्जरी प्लस रिहैब जो ये पूरा प्रोसेस होता है, ऑलमोस्ट 1.5 साल का तो मिनिमम टाइम इसमें लगता ही है। तो जब ये हुआ कि अच्छा अब सर्जरी करानी ही पड़ेगी, आई थिंक उस टाइम पे फिर मुझे लगा कि अब 1.5 साल बैठना तो है नहीं। पूरी लाइफ में इतना अपना एक्टिव रही थी, कॉन्स्टेंटली इंगेज रही थी, एंड मुझे लगा ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं यहाँ पे एक और जो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मुझे देश की सेवा करने का बहुत ज़्यादा मन था, तो मुझे लगा अब ये अपॉर्चुनिटी है, मैं इसको टाइम को यूज़ करूं और मैं इस तरफ एक ट्राई करके देखती हूँ। एक एथलीट का सपना होता है, क्योंकि बैडमिंटन ऑलरेडी ओलंपिक्स में है, वो सपना अधूरा रह गया, लेकिन उसके बाद एक जज्बा था तो दूसरा सपना आपने गढ़ लिया। वो उम्मीद टूटी तो उस समय क्या तकलीफ हुई, मन को क्या चोट पहुंची?
तो जिस समय मेरी इंजरी हुई थी 2021, मतलब उससे कुछ टाइम पहले ही मैं वर्ल्ड नंबर 34 थी। 22 में कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स आने वाले थे, 24 का ओलंपिक्स आने वाला था। तो वो सब बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा बहुत ज़्यादा टारगेट उनकी तरफ था, सारी प्लानिंग, सारा दिन रात उसी के बारे में सोचती थी। एंड उस टाइम पे जब ऐसा हुआ तो वो इनिशियली आई थिंक काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग था कि जो पिछले 10-12 साल का पूरा एक मेहनत थी, वो उस समय बहुत सब कुछ एक स्टैंड स्टिल पे आके दिख रहा था। डिफ़िकल्ट पीरियड भी था, बट आई थिंक उस समय मेरे माँ बाप का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। उन्होंने भी मुझे थोड़ा नज किया कि अच्छा तुम और चीज़ें थोड़ा सोचो, अच्छे से इंट्रोस्पेक्ट करो कि तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है, तुम क्या करना चाहती हो। एंड तब मुझे ये बहुत ज़्यादा लगा कि हाँ, मतलब मैं ये करना चाहूँगी, मैं अपने देश को जिस भी कैपेसिटी में बेस्ट सर्व कर सकती हूँ मैं करना चाहूँगी। तो तब मैंने ये प्लंज लिया। तो ये फैसला आपका खुद का अपना था या पिता आईपीएस थे तो उन्होंने थोड़ा सा आपको इसके लिए मोटिवेट किया कि नहीं बेटा अब ये कर लीजिए, क्योंकि आपके पिता कह रहे थे कि बेटी बहुत मन मर्जी करती है, अपने मन की करती है, सुनती नहीं है, ज़िद्दी है बहुत ज़्यादा। नहीं, आई थिंक यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है कि किसी के कहने से आप नहीं इसको कर सकते हैं। इसमें जितना आपको मेहनत एंड जितना ज़्यादा सेल्फ मोटिवेशन, डेडिकेशन, परसिवेरेंस, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, वो जब तक आप खुद से मोटिवेटेड नहीं हैं आप ये नहीं कर पाएंगे। तो पेरेंट्स का एक नज था, उनको हमेशा देखा था, उनसे इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा थी, बट आई थिंक फाइनली डिसीजन तो मेरा खुद का ही था कि मुझे इस साइड जाना है। आई थिंक एक तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, आई थिंक यूपीएससी एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल एग्ज़ाम है। इसमें आप अपनी कितनी भी मेहनत कर लो, सर्टेन फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं, एंड कहीं ना कहीं आपको थोड़ा भगवान पे चीज़ों को छोड़ना होता है। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे भगवान ने साथ दिया और मेरे इस बार एग्ज़ाम के तीनों फेजेस हो गए, तो उसके लिए बहुत ग्रैटिट्यूड है मुझे। सेकेंडली आई थिंक कि वही है कि एक बहुत लंबी जर्नी है, आपको कंसिस्टेंटली हर रोज़ करना पड़ता है। बहुत सारे फेजेस आते हैं सेल्फ डाउट के, बहुत आपको मोटिवेशन कभी कभी लो होता है, बट उन दिनों में भी आपको करते रहना पड़ता है। एंड हार्डवर्क के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि स्मार्ट वर्क करें। तो कहीं ना कहीं आई वॉज़ वेरी लकी कि मुझे गाइडेंस सही मिली पापा के थ्रू, एंड कुछ सीनियर्स जिन्होंने रिसेंट ईयर्स में ये एग्ज़ाम क्रैक करा है, उनकी गाइडेंस। तो इन सब गाइडेंस के थ्रू मुझे एक सही पाथ पे मैं रही, तो मैं उसको एज लॉन्ग एज एग्जीक्यूट अच्छे से कर पाई, तो आई थिंक इसलिए मुझे सफलता इस बार मिल गई। इस बात की मन में टीस है कि बैडमिंटन छोड़ना पड़ा? थोड़ा इनिशियली लगा, बट आई थिंक ये जर्नी जो यूपीएससी के, इसमें इतना पढ़ा, इतना सब पता चला, तो एक ये भी लगा कि दुनिया बहुत बड़ी है। मतलब बैडमिंटन एक मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने 10-12 साल इंटायरली इसको डेडिकेट करे हैं, बट मुझे ये लगता है दुनिया बहुत बड़ी है, एंड अभी तो बस शुरू हो रही है मेरी लाइफ। सो अभी आगे और बहुत चीज़ें करेंगे हम। हमारे साथ हमारी ऑडियंस भी है, और कोई सवाल अगर आप कुहू से पूछना चाहें। कुहू, मेरा 2 सवाल है आपसे। पहला सवाल जो मानो ने आपसे पूछा कि आपके पिता ने आपको कैसे मोटिवेट किया, मैं उसको दूसरे तरीके से पूछूंगा। चूँकि आपके पिता आईपीएस थे तो ऐसा तो नहीं था कि उनका दबाव था कि आपको भी आईपीएस बनना ही है। और दूसरा सवाल है, ऐसा कहा जाता है यूपीएससी इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ कंट्री। तमाम लोग कहते हैं कि 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे पढ़ने से यूपीएससी क्लियर होता है, तो आपने कितने घंटे पढ़ाई की, आपका क्या रूटीन था? 2 सवाल हैं ये मेरे। तो एक तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कि आईपीएस ही करना है या कुछ भी इस तरीके की चीज़ नहीं थी। जैसा मैंने बोला कि मैंने बहुत सोच समझ के इंट्रोस्पेक्ट करके डिसीजन लिया कि मेरा इंटरेस्ट किस तरफ है और मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं लाइफ में अपने आप को क्या करते हुए देखना चाहती हूँ। तो नॉट जस्ट आईपीएस, मुझे पूरे सिविल सर्वेंट सारे मतलब उनके हर सर्विस के जॉब मुझे बहुत अच्छी लगती है, एंड आई थिंक हर कोई अपनी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो मैं मतलब सिर्फ आईपीएस ही नहीं, सब उनके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। सेकेंडली जो आपने प्रेपरेशन से रिलेटेड पूछा, तो मेरा भी शेड्यूल कुछ ऐसा ही था, दिन में 8 से 10 घंटे तो पिछले 1.5 साल में हर रोज़ करे ही हैं। इवन ऑन द वर्स्ट डेज जब बिल्कुल ही नहीं ताकत होती थी, मन नहीं करता था, उस दिन भी 6 घंटे मिनिमम पढ़ाई करी ही है। बट साथ साथ मेरी सर्जरी के बाद मेरा रिहैब भी चल रहा था, तो दिन के 1.5 से 3 घंटे मेरे ट्रेनिंग एंड मेरे फिर ऑन कोर्ट ट्रेनिंग में भी जाते थे, क्योंकि नी का मुझे बहुत ख्याल रखना था। तो इस तरह से मेरा शेड्यूल था। उसके अलावा जो एक प्रीलिम्स और मेंस के बीच का टाइम आता है, उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी होती है, बहुत ज़्यादा कोर्स होता है, कम टाइम में कवर करना होता है। तो वो 3 महीने में कभी कभी 14 से 16 घंटे की भी दिन निकलते थे, तो वो एक ऐसा फेज़ भी था।
उस समय फिर मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया कि मैं कुछ और ट्रेनिंग कर पाऊँ, वो फिर इंटायरली इसके लिए था। इस उम्र में आजकल तो बड़ा हो गया है, जिसे देखो रील्स चल रही हैं, जिसे देखो मोबाइल फ़ोन पर लगा हुआ है, ऐसे समय में क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हर तरफ से है, अपने आप को कैसे दूर रखते हो? क्योंकि मैं आपका इंस्टाग्राम देख रहा था, बीते 2 साल से आपने उसको छुआ तक नहीं है और 2 साल पहले आप रेगुलर अपडेट करते थे, तो अपने आप को तैयारी के समय कैसे आपने उस माहौल में ढाला? तो मैंने अपने आप को सोशल मीडिया से कम्प्लीटली कट ऑफ तो नहीं करा था। मेरा, आपने भी अगर जैसे देखा होगा, मैं इंस्टाग्राम पे मेरा काफ़ी टाइम से अकाउंट है और एज एन एथलीट मैं उसमें काफ़ी पोस्ट करती थी। वो एक तरीका रहता था आई थिंक सबसे जुड़े रहने का मेरे, क्योंकि पापा ट्रांसफरेबल जॉब में थे, मेरे सारे फ्रेंड्स अलग अलग शहरों में रहते थे, सबसे जुड़े रहने का एक मुझे अच्छा तरीका लगता था एंड मेरी खुद के अपडेट्स देने का भी। बट हाँ, जैसा कि पिछले 2 साल में मैं ऑलमोस्ट घर पे बस एक कमरे में बैठ के मैंने सिर्फ पढ़ाई करी है, तो ना मेरे पास ज़्यादा कुछ अपडेट करने के लिए था एंड ना मेरे पास उसका ज़्यादा टाइम था। मैंने सोशल मीडिया फिर भी यूज़ करा है थोड़ा बहुत अपने फ्रेंड से टच में रहने के लिए, बट उसके बियॉन्ड मैंने इसको काफ़ी कट डाउन करा है पहले से। जब तैयारी कर रहे थे तो चुनौती और क्या-क्या रही? क्योंकि एक कमरे में खुद को बंद करना और थोड़ी नेगेटिव बातें हो जाती हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि बड़ा डिप्रेसिंग होता है। उससे कैसे उभरते थे? क्या-क्या चीज़ें करते थे अपने मन को वापस से पढ़ाई में लगाने के लिए? मतलब वैसे तो पूरी जो ये पढ़ाई थी यूपीएससी की मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। आई थिंक एक सब्जेक्ट इसका इतना इंटरेस्टिंग था और इसमें इतनी नॉलेज मिली है कि वो बहुत इन्जॉयबल जर्नी भी थी। बट हाँ, जब आप आई थिंक कंटिन्यूसली बहुत टाइम तक रोज़ के 8-10 घंटे लगाते हैं तो एक पॉइंट आता है जब आप थोड़ा बर्नआउट सा होते हैं, थोड़ा एग्जॉस्टेड होते हैं। तो जैसा मैंने बताया, मैं अपना ट्रेनिंग और मेरा रिहैब मेरा जारी था। मैं बीच बीच में बॉम्बे जाती थी मेरे फिजियोथेरेपिस्ट एंड डॉक्टर के पास, उनके साथ मेरा रिहैब चलता था, तो उस ट्रिप में थोड़ा सा एक मुझे चेंज मिल जाता था। बाकी मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ टच में रहती थी, उनसे चेंज मिल जाता था। जिन लोगों ने कुछ रिसेंट ईयर्स में ये एग्ज़ाम करा है उनसे गाइडेंस लेती थी कि अच्छा ऐसे समय में क्या करूँ, एंड बाकी घर पे मॉम डैड का तो सपोर्ट था ही। तो इन सब से एक सवाल और ले लेते हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं हमारे साथी। यूपीएससी का प्री मेंस बहुत सारे स्टूडेंट निकाल लेते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू में जाते हैं तो छट जाते हैं। तो आपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे की थी और कौन से वो 5 सवाल हैं या 2 सवाल जो आप बता सकती हैं कि ये सारे सवाल पूछे गए इंटरव्यू में? सो आई थिंक मैं इसमें बहुत लकी थी कि पापा की गाइडेंस तो स्टार्टिंग से ही साथ है। उनका 34 इयर्स का एज अ ब्यूरोक्रेट जो एक्सपीरियंस है, मैं उसको बहुत उससे सीख पाई। साथ में आई थिंक जिस माहौल में मैं रह रही थी वहाँ पे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स और भी रह रहे थे, उनसे भी मैंने गाइडेंस ली जो मुझे गाइड कर पाए। मेरे साथ के और भी जितने मेरे फ्रेंड्स थे जो कर रहे थे, उनके साथ डिस्कशंस, आई थिंक ये सब, और करंट अफेयर्स पे फोकस काफ़ी करा था, तो इनसे अच्छा हो गया था। उसके अलावा इंटरव्यू में, क्योंकि मेरा डैफ थोड़ा सा अलग था, मेरा बहुत ऐसा बैडमिंटन से बैकग्राउंड आ रहा था, इस तरह के आई थिंक बहुत नहीं दिखते हैं कैंडिडेट्स वहाँ पे, तो मुझसे मेरा काफ़ी इंटरव्यू बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड गया। ऑलमोस्ट 50% मेरा इंटरव्यू इन्हीं बातों पे गया था, तो वो आई थिंक मेरे लिए एक कंफर्ट जोन में था और मैं उनका आंसर अच्छे से कर पाई थी। अच्छा, इसी में एक बात मैं और जोड़ दूं कि कुहू और उनके पिता दोनों ने ही कभी किसी कोचिंग के दरवाजे पर या कोचिंग में बैठकर कोई तैयारी नहीं की है। कुहू के पिता ने भी बिना किसी कोचिंग सेंटर जाकर तैयारी की थी, आईपीएस बने। और कुहू, आपने ऑनलाइन कोचिंग ज़रूर ली है, आप किसी कोचिंग में नहीं गए? हाँ, नहीं, मैंने ऑनलाइन वाला करा है, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं वो देखे हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे बैडमिंटन के पूरे स्पोर्ट्स के बैकग्राउंड से आ रही थी जहाँ पे मुझे 6-7 साल हो गए थे जब से मैंने बैठ के प्रॉपर्ली पढ़ाई करी होगी। लास्ट अपने 12th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए करा था, एंड क्लासेस तो क्लास 10th में अटेंड करी थी। तो मुझे उस वक्त ही थोड़ा लग रहा था कि ऐसा कोचिंग लेने से एक थोड़ा शेड्यूल बनेगा, एक मुझे थोड़ा बेस मिलेगा, तो उससे मुझे हेल्प मिला है। एंड ऑल्सो कॉलेज में भी मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स करा है, बट मैं कॉलेज अटेंड नहीं कर पाई थी, तो मेरा ऑप्शनल भी इकोनॉमिक्स था। उसके लिए आई थिंक क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है, तो उसके लिए भी मैंने ऑनलाइन ही उसके लिए भी कोचिंग ली थी। अच्छा, एक सवाल और मन में आता है कि बहुत सारे लोग झिझकते हैं, योग्य हैं, एलिजिबल हैं परीक्षा देने के लिए, लेकिन उनको लगता है कि हम कॉर्पोरेट नौकरी कर रहे हैं, नौकरी 9 से 5 वाली चल रही है, क्यों एक रिस्क लिया जाए कि यूपीएससी की तैयारी की जाए, नहीं हुआ तो क्या होगा? उनको आप कैसे मोटिवेट करोगे? क्योंकि जब आप इतने साल बैडमिंटन खेलने के बाद, एक एथलीट रहने के बाद वापस से किताबें थाम सकती हैं, तो कोई भी कर सकता है फिर तो? जैसे आपने बोला, यूपीएससी एक बहुत रिस्की तो है ही, क्योंकि 13 लाख लोग आई थिंक इसमें फॉर्म भर रहे हैं एंड फाइनली 1000 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है।
बट आई थिंक आपको ये सोचना चाहिए कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं, आप क्या करके खुश होंगे, क्योंकि इसका रिवॉर्ड भी फिर उतना ही बड़ा है। तो अकॉर्डिंगली अगर आप इतना रिस्क लेने को रेडी हैं तो आपको इसके लिए जाना चाहिए, अगर आपको इसका रिवॉर्ड वर्थ लगता है। एंड अगर आप मेहनत करेंगे और सही गाइडेंस के साथ करेंगे तो आप डेफिनेटली अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। कुछ सवाल आप पूछना चाह रही हैं, आपने इशारा किया। हाइकू, जब आप इंटरनेशनली बैडमिंटन में एक्टिव थे तब आपने पढ़ाई पर कितना फोकस दिया और कितने घंटे दे पा रही थी, क्योंकि बिकॉज ऑफ बहुत शेड्यूल बिजी होता है और ट्रैवल करना पड़ता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्लास 11th में मेरा नेशनल कैंप में सिलेक्शन हो गया था, तो तब मैं बेसिकली हैदराबाद मूव कर गई थी। उसके बाद से मैं ऑन अ डेली बेसिस स्कूल नहीं अटेंड कर पा रही थी एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ द नेशनल कैंप। हाउएवर मैं वहाँ पे मैंने काफ़ी इस हिसाब से एफर्ट्स लिए कि मैं वहाँ पे हैदराबाद में अपने लिए कोई ट्यूटर्स ढूंढूँ, स्पेशली फॉर सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स एंड एटलीस्ट जो, क्योंकि ये थोड़े टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इनके लिए उन्होंने फिर मैंने उनके साथ में एक्स्ट्रा टाइम बहुत स्पेंड करती थी अपने खेलने के अलावा। खेल तो हमारा दिन का 6 से 8 घंटे होता ही था, बाकी मैं अपना 2-3 घंटे इधर उधर कभी ट्रैवल करके अपना ये पढ़ाई भी अपनी मैंने करी है। तो एटलीस्ट यही था हमेशा से घर पे कि एक बेसिक पढ़ाई अपनी मेंटेन करनी ही है। सिमिलरली 12th के बाद भी मैंने इसीलिए श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स चूज़ करा, जो कंट्री का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है फॉर इकोनॉमिक्स ऑनर्स, कि इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो आई थिंक वो एक मैंने बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करा है कि किसी तरह से मैं दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलूँ। 25 से 26 की जो उम्र होती है उसमें युवा अक्सर पार्टीज़ करते हैं, एक सोशल लाइफ जीते हैं, आशिकी भी होती है। खुद को कैसे इन सब चीज़ों से बचा, क्योंकि मैंने सुना है कि जब आप एक तरीके से अपने आप को अलग कर लेते हैं इन सब चीज़ों से तो आपके दोस्त भी कम हो जाते हैं, तो मन को बुरा भी लगता होगा कि मेरे सारे फ्रेंड्स घूम रहे हैं, पार्टीज़ कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से अपने आप को कैसे रोका हुआ आपने? आई थिंक ये बहुत नेचुरल सी फीलिंग है। मेरा पूरा ही थ्रू आउट मतलब स्कूल डेज से मेरा हमेशा से पढ़ाई एंड बैडमिंटन दोनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस था, तो नेचुरली मेरे पास बाकी चीज़ों के लिए टाइम नहीं था और मैंने उन सब पे एक बहुत कॉन्शियस डिसीजन लिया था कि हाँ मैं वो सब चीज़ें सैक्रिफाइस कर रही हूँ। कॉलेज लाइफ हो गई, स्कूल में फ्रेंड्स के साथ हो गया, बट ऐसे आई थिंक कुछ ना कुछ फ्रेंड्स हर जगह मिल जाते हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं और उन्हें अप्रिशिएट करते हैं एंड वो आपके साथ खड़े रहते हैं डिस्पाइट एवरीथिंग दैट हैपन्स। तो आई थिंक यूपीएससी की भी जर्नी काफ़ी लोनली हो जाती है एंड कभी कभी ऐसा लगता है जब आप देखते हैं कि आपके साथ के लोग आगे बढ़ गए हैं, उनके जॉब्स, उनकी बाकी लाइफ भी पूरी सेटल हो रही है, बट ठीक है, आई थिंक यू टेक इट इन स्ट्राइड और आप आगे फिर बढ़ते हैं एंड आपको पता है यू हैव अ गोल, यू आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, तो आप अपनी मेहनत करते हैं। जो बेटियां खासतौर से तैयारी करना चाहती हैं यूपीएससी की और उनके माता पिता कहीं सुदूर गांव में होता है ऐसा कि उनको बाहर नहीं भेजना चाहते, उन पिताओं को, उन घर वालों को किस तरीके से आप एक तरीके से प्रेरित करेंगे कि अपनी बेटियों को तैयारी करने दें? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तमाम टॉप 10 में लड़कियाँ हैं जिन्होंने यूपीएससी पास किया है। हाँ, आई थिंक अब तो रिसेंट ईयर्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है गर्ल्स का इस एग्ज़ाम में एंड मतलब ये एग्ज़ाम आपको बिल्कुल टॉप मोस्ट पोजीशन तक लेके जा सकता है, तो इससे पेरेंट्स को ये प्रेरणा मिलनी चाहिए कि हम भी अपनी बेटियों को इनकरेज करें। एंड आई थिंक आजकल ऑनलाइन रिसोर्सेज इतने अवेलेबल हैं, सब तरह की कोचिंग, सब तरह की गाइडेंस आपको इवन दूर बैठे मिल सकती है। तो अगर पेरेंट्स को कहीं ये भी लगता है कि अच्छा दूर नहीं भेजना है, बट घर पे भी आप एटलीस्ट ये सारी रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं कि एक माहौल बना सकते हैं कि ये प्रेपरेशन कर सकें। एक आखिरी सवाल और अपने साथियों से ले लेते हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? जो ऐसे रील्स मतलब आप भी ऑनलाइन खूब देखती हैं और रील्स का जो एक ज़माना है, ऐसा आता है ना कि 90 दिन ये काम कर लो आप कुछ भी कर सकते हो, तो क्या ऐसा कोई रील्स वगैरह आपको बहुत मोटिवेट करता था या कुछ इस तरह की चीज़ों को? नहीं, आई थिंक ऐसी कोई रील्स में मैं ऐसे बिलीव नहीं करती 90 दिन कर लो आप सक्सेसफुल हो गए। आई थिंक सक्सेस जब आप डेकेड्स तक एक चीज़ करते रहते हैं तब आप एक्चुअली उसमें सक्सेसफुल होते हैं। जो मैंने अपने बैडमिंटन से भी सीखा कि आप कंसिस्टेंटली बहुत टाइम तक एक चीज़ को रोज़ अपना जाके 100% दें, तब आप थोड़ा थोड़ा रोज़ इम्प्रूव करते हैं, फाइनली आप सक्सेसफुल होते हैं। और एक लास्ट है कि आजकल सोशल मीडिया पे विकास दिव्यकीर्ति सर, अवध ओझा सर, इस तरह के ढेर सारे जो टीचर हैं ऑनलाइन, उनकी ढेर सारी इंस्पिरेशनल स्पीच बहुत लोग देखते हैं, सुनते हैं, तो क्या ये वर्क करते हैं, ये वर्दी होते हैं इस तरह की स्पीच? आई थिंक हर किसी को मोटिवेशन की ज़रूरत तो होती ही है। इस तरह की स्पीचेस जब आप ऐसे मोमेंट्स होते हैं इस जर्नी में बहुत सारे, जब आप थोड़ा डाउन फील करते हैं, आप लॉस्ट फील करते हैं, आपकी उम्मीद थोड़ी सी होप कम होती है, तो इस मोमेंट पे ये सब सुनने से कहीं ना कहीं यू पिक योर सेल्फ अप अगेन और आप वापस से फोकस्ड हो जाते हैं कि आप वापस से इस डायरेक्शन में फिर से मेहनत करने लग जाएं। तो हेल्प तो ये करती ही हैं ऐसी जितनी भी मोटिवेशनल चीज़ें होती हैं। आपने पुलिस सिस्टम को बहुत करीब से देखा है। कुहू अगर आईपीएस बनती हैं, अगर आप दोबारा परीक्षा नहीं देती हैं,
तो कौन सी एक चीज़ कौन सी है जिसको आप इस पूरे पुलिस सिस्टम में बदलना चाहेंगी? क्योंकि ये सवाल कईयों बार उन आईपीएस बनने वाले लोगों से शुरुआत में पूछा गया है, लेकिन वो सवाल कहीं धुंधला हो जाता है। कुहू इसका जवाब कैसे देंगे? आई थिंक फोकस हमेशा बहुत ज़्यादा विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग की तरफ होना चाहिए, बिकॉज ये इंडियन पुलिस सर्विसेज हैं, आप यहाँ पे सर्विसेज करने आए हैं, तो आपको सेवा भाव होना चाहिए एंड विक्टिम के लिए होना चाहिए, आप अप्रोचेबल होने चाहिए। कहीं ना कहीं आई थिंक ये एक थोड़ा सा चैलेंज आ जाता है जहाँ पे थोड़ी इमेज पुलिस की ऐसी बन गई है कि आम आदमी को या पीड़ित को लगता है कि वो बहुत आसानी से उनके पास नहीं जा सकते। तो सारा सिस्टम इस तरह से होना चाहिए कि विक्टिम के लिए बहुत ईजी हो अप्रोच करना और जस्टिस उनको मिल सके। कुहू, आखिरी सवाल मेरा यह है कि जाते जाते एक संदेश उन लोगों को क्या देना चाहेंगी जो तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से मोटिवेट उन्हें करना चाहेंगी? आई थिंक ये जब आप इस जर्नी में घुसते हैं तो आप सबको पता होता है कि बहुत लंबी जर्नी होने वाली है, तो इसमें आपको कंसिस्टेंसी, परसिवियरेंस और हार्डवर्क इसका बहुत ज़रूरी है। बट साथ में अगर आपको कहीं एक सही गाइडेंस मिल जाए तो स्मार्ट वर्क की बहुत ज़रूरत है एंड आप वो करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। मगर इस जर्नी में घुसने के लिए आपके आई थिंक रीजंस बहुत क्लियर होने चाहिए एंड आपके राइट रीजंस होने चाहिए, तभी आप अपने आप को लंबे समय तक मोटिवेटेड रख सकेंगे। और एक और चीज़ जो मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि जब लाइफ में एक दरवाज़ा बंद होता है तो 10 दरवाजे और भी खुलते हैं। तो वेदर वो सिविल सर्विसेज हो या कोई भी और फील्ड हो, आप कभी निराश नहीं होइए एंड आगे बढ़ते रहिए। जो अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ प्रेजेंट करती है अपने आप को उनके लिए ओपन रखिए एंड उनकी तरफ वर्क करिए। तो एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा खुलता है, ये कहावत बचपन से सुनी है और कुहू ने उसे साकार किया है। अंतर्राष्ट्रीय शटलर बैडमिंटन खिलाड़ी थी और अब यूपीएससी की परीक्षा पास की है, 178वीं रैंक उन्हें मिली है। कुहू, आईपीएस ही बनेंगे या दोबारा परीक्षा भी देंगे? क्योंकि मैंने देखा है कि टॉप 5 में से 3 वो लोग हैं जो पहले से आईपीएस है। हाँ जी, ये अब देखते हैं, अभी ये हम लोगों को सबको बैठ के डिसीजन लेना। आई थिंक आईपीएस भी बहुत ही प्रेस्टिजियस सर्विस है, आप जिसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, तो ये डिसीजन हम बैठ के अभी लेंगे। कुहू, जब रिजल्ट आया, आपके नतीजे आए, तो किसका ऐसा फ़ोन था जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था कि यार इनका कॉल भी आया? किस किस ने आपको शुभकामनाएं दी? मुझे मेरे सारे ही क्लोज़ फैमिली, फ्रेंड्स एंड सबने शुभकामनाएं दी। मेरी बैडमिंटन फ्रेटर्निटी से भी सबकी विशेज़ आई, साइना दीदी की आई, कश्यप भैया की आई, गोपी सर की आई, मेरे डीके सेन सर जो मेरे कोच थे उनकी भी आई, लक्ष्य सेन, चिराग, सात्विक। तो आई थिंक उन सब से भी मिलना बहुत अच्छा था। बाकी मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने रीसेंट ईयर्स में क्वालिफाई करा है उन सब की आई, तो आई थिंक उन सब का बहुत अच्छा था। एंड सबसे ज़्यादा तो आई थिंक फैमिली की विशेज़ थी जिनसे सबसे ज़्यादा मन खुश हुआ। तो आप मेरे साथ कुहू गर्ग को सुन रहे थे और आप सभी उनको शुभकामनाएं दीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ बताइएगा कि अगली बार आप किसे सुनना चाहेंगे और किस मेहमान को आप हमारे साथ यहाँ पर देखना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।